हेलो एवरीवन, आज हम हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन करेंगे सबसे पहले। और मैं आप लोगों को बता दूं भाई, हाउस प्रॉपर्टी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ना। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत स्मॉल चैप्टर है। अगर आप सैलरी से कंपेयर करोगे तो वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर। तो सबसे पहले भाई मैं आप लोगों को आज की क्लास के अंदर हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन करवाने वाला हूं। तो दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट कर देते हैं हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन। तो भाई हाउस प्रॉपर्टी जो चैप्टर है ना, ये तीन, इसमें आपको 22 से स्टार्ट करना पड़ता है, सेक्शन 22, राइट। और सेक्शन 22 होता है बेसिस ऑफ चार्ज, जिसको आप लोग चार्जिंग सेक्शन बोलते हो। और मैं इसमें आपको बहुत फटाफट से जल्दी जल्दी रिवीजन करवाऊंगा। अगर आप इसका रेगुलर कोर्स देख रहे हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा, वहां जाकर आप क्लासेस देख सकते हो, चेक कर सकते हो। बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में देखिएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, सेक्शन 22 बेसिस ऑफ चार्ज। कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें उसका चार्जिंग सेक्शन देखना पड़ता है। सेक्शन 22 बोलता है कि हमेशा मकान की एनुअल वैल्यू पर टैक्स लगेगा, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी, राइट। एनुअल वैल्यू का मतलब होता है कि मकान कितना कमा के दे सकता है। अगर एक्चुअल में अर्न कर रहा है तो भी टैक्स देना पड़ेगा, एक्चुअल में अर्न नहीं कर रहा है तो नॉशनल बेसिस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्डिंग अटैच होना जरूरी है भैया, खाली जमीन नहीं होनी चाहिए। खाली जमीन अगर होगी तो रेंट अदर सोर्स में जाएगा। ओनरशिप का होना बहुत 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 ही जरूरी है। इसके अलावा मैं बता दूं भैया, उस मकान में, उस बिल्डिंग में आपका खुद का बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। इसके बाद बता दूं भैया, अगर बिजनेस एज ए स्टॉक इन ट्रेड आप किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करके बैठे हो तो भी उस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होता है। वो एक अलग बात है कि आगे चलकर लॉ में लिखा है कि 2 साल तक हम उसकी एनुअल वैल्यू को टैक्सेबल नहीं करेंगे। कंपोजिट रेंट होता है जब और भी बहुत सारी चीजें मकान के रेंट में जुड़ी होती है, तो दोस्तों हम उसको कंपोजिट रेंट बोलते हैं, राइट। और अगर वो अदर फैसिलिटीज का रेंट भी है और मकान का रेंट भी है और वो जुड़ा हुआ है दोस्तों, और उसको अगर सेपरेट करना पॉसिबल है तो बिल्डिंग का रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा और बाकी सर्विसेज का जो किराया होगा, जो भी पैसा होगा, वो अदर सोर्स या बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। लेकिन अगर उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो एंटायर रेंट पूरा का पूरा या तो पीजीबीपी की इनकम बनेगा या अदर सोर्स की इनकम बनेगा। फॉर्मेट मैंने दे रखा है भाई, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, जीएवी निकालनी पड़ती है। म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए तभी माइनस करना, और ध्यान रखना भैया पेड किसने किया हो, ओनर ने किया हो। नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। 2 तरह के डिडक्शन मिलेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन का। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर ड्यू भी है, एक्रू भी है, तो भी आप लोग डिडक्शन ले सकते हो। फाइनल इनकम निकल कर आ जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अलावा कोई खर्चे भैया माइनस नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जीएवी कैसे निकालते हो। जीएवी निकालना बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट चाहिए होता है। एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में गिवन होता है, वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल। एक्सपेक्टेड रेंट 3 चीजों से निकलता है, म्युनिसिपल और फेयर में से जो ज्यादा हो, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट 12 मंथ्स का ही आएगा। लेकिन अगर हाउस बीच में परचेस किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आप उसके ओनर बने हो, तो फिर एक्सपेक्टेड रेंट के लिए आपको प्रोपोर्शनेट करके देखना पड़ेगा। एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में गिवन होएगा, कंपैरिजन करो, विच एवर इज हाइयर, दैट इज कॉल्ड जीएवी। उसे दोस्तों हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं। अगर अनरियलाइज रेंट क्वेश्चन में दिया है, अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है भैया, वो रेंट जो टेनेंट ने देने से मना कर दिया। अगर सर्टेन कंडीशन जो मैंने हैंड रिटन नोट्स में दिए, अगर आप उनको फुलफिल कर देते हो दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अनरियलाइज रेंट कभी भी एक्चुअल रेंट का पार्ट नहीं बनता है। आप उसको एक्चुअल रेंट में से हटा दो भैया, जितना भी अनरियलाइज रेंट है, इट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ एक्चुअल रेंट। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है, राइट। इसके अलावा वैकेंसी अगर आएगी क्वेश्चन में, तो भाई अगर आपका एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड से, जब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल रेंट को ही जीएवी बनाना। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट कम है तो ये जरूर देखना कि कहीं वो ड्यू टू वैकेंसी तो कम नहीं है। अगर वो ड्यू टू वैकेंसी कम है तब तो भैया एक्चुअल रेंट ही जीएवी बनेगा, अदरवाइज फिर एक्सपेक्टेड को जीएवी बनाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड पूरे 12 मंथ्स का लेंगे भैया, ध्यान रखना इस बात का, राइट।
इसके अलावा दोस्तों सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान की जीएवी निल होती है, कोई डिडक्शन नहीं मिलता, कोई म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा। ओके सर, कितने मकान सेल्फ माने जा सकते हैं भैया? मैक्सिमम 2 मकानों को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जा सकता है, राइट। अगर सर मकान 2 से ज्यादा हैं लेकिन वो खाली पड़े हैं, हम उसमें रहते ही नहीं है, भैया डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा। डीम्ड टू बी लेट आउट का मतलब इक्वल टू लेट आउट, मतलब वहां पर एक्सपेक्टेड रेंट जीएवी बनेगा, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो होगा नहीं। सर अगर प्रॉपर्टी एज ए स्टॉक में पड़ी हो, आप बिल्डर हो, आपने मकान बना के रख दिए, भैया लॉ कहता है कि जिस ईयर में आपका मकान पूरा हुआ उस ईयर के एंड से 2 साल तक गवर्नमेंट कोई आपसे टैक्स नहीं लेगी, जीएवी को निल मानेगी। उसके बाद भैया जो स्टॉक में बिल्डिंग्स पड़ी हैं उनकी भी एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी माना जाएगा, डीम टू बी लेट आउट। सर अगर एक मकान के 2 पोर्शन हो, एक लेट आउट एक सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो क्या करेंगे भैया? उन सभी पोर्शन को सेपरेट सेपरेट हाउस मानेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड को सेपरेट और लेट आउट को सेपरेट। और मैं आपको बता दूं भाई, जो एरिया होता है, जो फ्लोर एरिया होता है, जो जमीन का एरिया होता है, उसके बेसिस पर हम इंफॉर्मेशंस को डिवाइड करेंगे, चाहे वो एक्सपेक्टेड रेंट के काम आने वाली चीज हो, म्युनिसिपल, फेयर, स्टैंडर्ड। एक्चुअल रेंट को मत करना, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो होगा ही लेट आउट पोर्शन का। म्युनिसिपल टैक्स पूरे मकान का दे रखा है, उसे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं भैया। सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलेंगे 2 तरह के। पहला स्टैंडर्ड होता है 30% ऑफ एनएवी, एनएवी का पॉजिटिव होना जरूरी है, अदरवाइज स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है चाहे मकान खरीदने, बनाने, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, किसी भी पर्पस के लिए लोन लिया हो। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जब करोगे भैया 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्री पीरियड, पोस्ट पीरियड। प्री पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? लोन लेने के दिन से, याद रखना, लोन लेने के दिन से। और खत्म कब होगा भैया? 31 मार्च। खत्म कब होगा? 31 मार्च। कौन सा 31 मार्च? आखिर कौन सा 31 मार्च? जस्ट बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस। जिस फाइनेंशियल ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में मकान का काम पूरा हुआ है, उसके जस्ट पहले वाला 31 मार्च जो होगा ना, वहां तक दोस्तों प्री पीरियड होगा। और जहां प्री खत्म होता है उसके बाद से पोस्ट शुरू हो जाता है। और पोस्ट पीरियड तब तक चलता है दोस्तों जब तक आप लोन का फुल रीपेमेंट नहीं कर देते। प्री पीरियड कितना भी हो, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 50 महीने, 100 महीने, इंटरेस्ट निकाल लो भैया और 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दो। और ये मिलेगी कब भैया? पोस्ट पीरियड में। प्री की डिडक्शन कब मिलेगी? पोस्ट पीरियड में। प्री की डिडक्शन कब मिलेगी? पोस्ट पीरियड में, क्योंकि प्री में मिल भी नहीं सकती, मकान नहीं है आपके पास। आने वाला पोस्ट पीरियड जो होगा उसमें 5 बार में आपको डिडक्शन मिलेगी। सर अगर हमारा लोन पोस्ट पीरियड में भी चला हो तो भैया पोस्ट पीरियड में जितना लोन चलता है उसकी डिडक्शन उसी रेलिवेंट पोस्ट पीरियड में मिल जाती है, राइट। और ये तब तक मिलती रहेगी भैया जब तक आप लोन का फुल रीपेमेंट नहीं कर देते। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद बता दूं आप लोगों को, जब आप डिडक्शन लेते हो ना इंटरेस्ट की, तो अगर लेट आउट पोर्शन है तो कोई लिमिट नहीं होती है, कितना भी इंटरेस्ट हो प्री और पोस्ट मिलाकर यू कैन टेक द डिडक्शन। लेकिन अगर मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है तो वहां पर इंटरेस्ट के ऊपर लिमिट लगाई गई है। और कितनी लिमिट लगाई गई है मैं बता दूं भाई, या तो 30,000 या 2 लाख। अगर रिपेयर है, रिनोवेशन है, तब तो 30,000 है, अदरवाइज 30,000 भी लगेगी और 2 लाख भी लगेगी। अगर मकान बनाने और खरीदने के लिए लोन लिया है और 1 अप्रैल 99 से पहले लिया है तो भी भैया लिमिट 30,000 है। लेकिन अगर बाद में लिया है तो लिमिट 2 लाख हो सकती है। लेकिन कंडीशन है क्या कि भाई जिस ईयर में लोन लिया उसके एंड से 5 साल में मकान का काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर हो गया है तो 2 लाख की लिमिट है, अदरवाइज 30,000 की लिमिट तो है ही। तो ये लिमिट आपको केवल और केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान पर ही लगानी है, लेट आउट वाले मकान पर नहीं लगानी है। सर आप तो कह रहे थे सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 मकान हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। तो सर क्या दोनों के लिए अलग अलग लिमिट है? ना जी ना, दोनों की मिलाकर भी डिडक्शन 30,000 या 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। सर एक लोन पहले का एक बाद का है, भैया किसी भी तरीके से मिला लो 2 लाख से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकती, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए 2 लाख से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकती। ओके सर बिल्कुल सही बात है। एक बात और बता दूं भैया, इंटरेस्ट पर अगर इंटरेस्ट लगेगा ना तो डिडक्शन नहीं है, केवल
जो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगता है उसकी डिडक्शन मिलती है। और मैं बता दूं भाई, अगर आपने बिल्डर से उधार खरीदा है और उसको आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो इट शुड आल्सो बी ट्रीटेड एज अ लोन एंड यू आर एलिजिबल टू टेक द डिडक्शन। सर सेक्शन 25 क्या बोलता है भैया? इंटरेस्ट इंडिया के बाहर पे करते हो बिना टैक्स को डिडक्ट किए, और इंडिया में उस सामने वाले का कोई एजेंट नहीं है, तो खबरदार डिडक्शन ली तो आपको इंटरेस्ट का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर इसके बाद क्या था भैया? अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट वो होता है जो पहले के ईयर में आपको डिडक्शन के फॉर्मेट में मिला हो। सर अगर ये रिकवर हो जाए तो भैया ये जैसे ही रिकवर होगा इट शुड बी टैक्सेबल एज हाउस प्रॉपर्टी इनकम इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। लेकिन ध्यान रखना, जितना डिडक्शन पहले मिला था बस वहीं तक की रिकवरी टैक्सेबल होगी। सर जिसको मिल रहा है अगर वो मालिक नहीं है तो भी होगी भैया, ओनर हो या ना हो। सर पूरा होगी या 30% माइनस करने के बाद, 30% माइनस करने के बाद। सर एरियर ऑफ रेंट हो तो भैया एरियर ऑफ रेंट का भी वही ट्रीटमेंट होता है जो अनरियलाइज रेंट का होता है। दोनों में फर्क है, अनरियलाइज रेंट अलग चीज है, एरियर ऑफ रेंट अलग चीज है, लेकिन ये दोनों जब भी रिकवर होते हैं भैया इनका ट्रीटमेंट सेम होता है। सेक्शन 26 को ओनरशिप होती है। जब मकान के ओनर एक से ज्यादा हो भैया तो वहां पर एक बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग होती है। अगर लेट आउट मकान है तो कोई दिक्कत नहीं है, मकान की फाइनल टैक्सेबल इनकम निकाल लो ये मानते हुए कि एक ही बंदा ओनर था, और फाइनल टैक्सेबल इनकम को जो भी रेस्पेक्टिव रेशो हैं भैया उन रेस्पेक्टिव रेशो में आप उनको क्या कर दो जी? डिवाइड कर दो। पक्की बात है। लेकिन अगर मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जीएवी निल हो जाएगी। अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है दोस्तों। यहां पर क्या होगा कि जब मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो जीएवी निल हो जाएगी, और जब आप इंटरेस्ट की डिडक्शन लोगे भैया 30,000 2 लाख की लिमिट लगाओगे, लेकिन सुनो मजे की बात, ये लिमिट का बेनिफिट हर ओनर को सेपरेटली मिलेगा। सेपरेटली मिलेगा दोस्तों, हर को मिलेगा, सेपरेटली मिलेगा, समझो बात को। तो दिस लिमिट इज नॉट हाउस वाइज, दिस लिमिट इज ओनर वाइज। ये जो लिमिट है भैया ये ओनर वाइज होती है। सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप, अगर आप मकान के मालिक नहीं भी हो तो भी आपको मालिक माना जाएगा और आप ही के हैंड्स में हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्सेबल होगी। कोई भी बंदा अगर स्पाउस को विदाउट कंसिडरेशन अगर प्रॉपर्टी देता है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के बदले में देता है तो चाहे मकान स्पाउस के नाम हो लेकिन रेंटल इनकम ट्रांसफरर के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। सेम इन केस ऑफ माइनर चाइल्ड ऑल्सो, लेकिन माइनर मैरिड डॉटर को छोड़कर। माइनर मैरिड डॉटर के केस में जो माइनर मैरिड डॉटर है उसी के हैंड्स में हम इनकम को टैक्सेबल करेंगे, जो ट्रांसफरर है उसके हैंड्स में नहीं करेंगे। होल्डर ऑफ इंपार्टिबल एस्टेट, कोई भी प्रॉपर्टी जिसका बंटवारा नहीं हुआ है तो अगर आप उसके होल्डर बन के बैठे हो, होल्ड करके बैठे हो, ध्यान रखना आपको ओनर मान लिया जाएगा। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो, आपको अलॉटमेंट हुई है प्रॉपर्टी, तो भी आप डीम्ड ओनर माने जाओगे। पोजीशन लेकर बैठे हो किसी प्रॉपर्टी का, रजिस्ट्री नहीं कराई लेकिन मालिक बन के बैठे हो, चाबी लेके बैठे हो, पैसे दे दिए सामने वाले को, भैया आपको ही ओनर माना जाएगा। अगर लीज पर प्रॉपर्टी लेकर बैठे हो, लेसी हो, 12 साल या उससे ज्यादा की लीज है तो लेसी विल बी ट्रीटेड एज ए डीम्ड ओनर। लेकिन जो रिन्यूअल है ना, रिन्यूअल वो 1 साल के बाद होना चाहिए। अगर रिन्यूअल मंथ टू मंथ होता है या नॉट मोर देन 1 ईयर होता है तो भैया फिर डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भैया। ये कंप्लीट रिवीजन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे और भी बहुत सारे लिंक हैं आप लोगों के लिए। बस ऐसे ही लव सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। टाटा बाय बाय।